अब वक्त है हमारे सेकंड पैनल को मंच पर बुलाने का। सबसे पहले मैं राकेश शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। राकेश शर्मा जी, आप प्लीज मंच पर आए। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेशनल कैप्सूल्स प्राइवेट लिमिटेड से। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे राकेश शर्मा जी का। और मैं चाहूंगी ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम जानें कि किस तरीके से उन्होंने विदिशा के विकास के लिए काम किया और अपने क्षेत्र में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। प्लीज प्ले द ईवी। विदिशा के नेशनल कैप्सूल प्राइवेट लिमिटेड के संचालक राकेश शर्मा ने समाज हित के लिए अपनी नौकरी त्याग दी, जिसके बाद इन्होंने अपने जिले विदिशा में नेशनल कैप्सूल यूनिट की स्थापना की और आज इनके जरिए विदिशा के लोगों को रोजगार मिल रहा है। राजनीति से जुड़े राकेश हर स्तर पर लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे कोरोना के बीच लोगों के इलाज की व्यवस्था करना हो या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना। इन्होंने हर जगह समाज सेवा की एक मिसाल कायम की है। इसके अलावा बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए किए गए इनके प्रयास सराहनीय हैं। जोरदार तालियां प्लीज। और हमारे अगले पैनलिस्ट मिस्टर मुकेश टंडन जी, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे मुकेश टंडन जी का। और साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आनंद जैन जी को। सर, आप प्लीज मंच पर आए और हमारे दोनों पैनलिस्ट का स्वागत करें बुके देकर। और आपकी भी तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और कई और पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे जिनसे हम अलग अलग क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आनंद जैन जी, रिक्वेस्ट करूंगी बुके देकर स्वागत करें हमारे गेस्ट का। राकेश शर्मा जी मंच पर हैं और मुकेश टंडन जी इस वक्त मंच पर हैं। मुकेश टंडन जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और राकेश शर्मा जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेशनल कैप्सूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। और करते हैं पैनल की शुरुआत। ओवर टू यू आसिफ। धन्यवाद पूजा। अभी आइए पूजा। और अब ये दूसरा पैनल है। हाँ सर जी, ये दूसरा पैनल है और इस दूसरे पैनल में हमारे साथ राकेश जी हैं और मुकेश जी हैं। एक नेता है, एक उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं। तो इस पैनल में भी हमने कोशिश की है कि जैसे पहले पैनल में एक पिता और पुत्र ऐसे थे जिनके बीच में एज का डिफरेंस है, लेकिन दोनों अपने अपने तजुर्बे से वो अपने अपने तजुर्बे से और अपने अपने एक्सपीरियंस से स्कूल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विदिशा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं एक समाज सेवी की नज़र से, एक राजनेता की नज़र से, वो हम इस पैनल में जानने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, पहला सवाल आपसे। विदिशा को बहुत करीब से देखा है आपने, बहुत करीब से जानते हैं। आज विदिशा जहाँ खड़ा है, जिस विकास के साथ खड़ा है, आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि अभी बहुत से संभावनाएं हैं, बहुत से अवसर आने हैं? नमस्कार। एक तो विदिशा पहले से काफ़ी विकसित हुआ है, मगर अभी और भी बहुत काम करने की आवश्यकता है क्योंकि समय के हिसाब से जिस गति से देश प्रगति कर रहा है उसमें हमारा शहर भी पीछा ना रहे। इस दृष्टि से अभी भी चूँकि हमारी शहर की पॉपुलेशन लगभग 2.5 से पौने 3 लाख है, शहर तेज़ गति से बढ़ रहा है। उस दृष्टि से अभी और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यही सवाल राकेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। विदिशा को आप भी बहुत करीब से जानते हैं, तो विदिशा के विकास, उसकी रफ्तार से आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ होना है? नहीं, संतुष्ट होना तो कहीं ना कहीं प्रगति को विराम देना होता है। बहुत सारी मतलब अभी गुंजाइश है। हमने उद्योग के क्षेत्र में हमारा विदिशा भी पीछे है और अभी पिछले 5 वर्ष में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। और आदरणीय भाई साहब टंडन जी नगर पालिका अध्यक्ष थे उस समय। पिछले 5 वर्षों में विदिशा ने जो तरक्की की है, मेडिकल कॉलेज यहाँ हैं, बहुत सारे मॉल्स यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारा मतलब बाईपास और वो बना हुआ है, तो बहुत विकास हुआ है और बहुत विकास होने की गुंजाइश है। मुकेश जी, आप ये बताएं कि समाज सेवा के कार्यों में आप जिस तरीके से आगे रहते हैं, कोरोना काल में आपने जिस तरीके से काम किया, आपके काम को काफी सराहा भी गया, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि विकास को अभी और गति देने की जरूरत है, तो आप पर्सनल तौर पर किस तरीके से विदिशा के स्तर को बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं? एक विकसित शहर, एक विकासशील शहर के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, उसकी मूलभूत जो आवश्यकता होती हैं वो एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों महत्वपूर्ण काम होते हैं। और विदिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दोनों काम पिछले 6 सालों में किए हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है बहुत अच्छा 700 बेडेड,
और शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट का, नर्सिंग कॉलेज है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो ही गया है। इसके अलावा और भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो शिक्षा की दृष्टि से भी ये बेहतर है। बाकी शहर में और जो आवश्यकता होती है, मंडी, बहुत अच्छी मंडी हमारे यहाँ पर है, रिंग रोड्स हमारे यहाँ बन गए, 7 ब्रिज अभी पिछले 6 सालों में हमने बनाए। इसके अलावा इंडस्ट्री एरिया यहाँ पर बागरी में डेवलप हो गया। रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी सुविधाएं जो है विकसित हुई हैं पिछले 6 सालों में। सबसे बड़ी जो समस्या थी हमारे शहर में रेक पॉइंट था, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी होती थी जब रेक लगती थी। वो जो है सोराई में रेक पॉइंट बन गया, एक शानदार ऑडिटोरियम यहाँ पे बन गया, कंपोजिंग कलेक्ट्रेट भवन यहाँ पर है, हमारे यहाँ जो है मॉडल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है, बच्चियों का जो गर्ल्स जो कॉलेज था हमारा उसका उन्नयन हुआ है। हमारे यहाँ एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो ओबीसी के हॉस्टल्स बन के कंप्लीट तैयार हो गए, हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए हॉस्टल्स बन गए, चौराहे चौड़े हो गए। यहाँ पे अगर देखें तो सीवेज जो है लगभग 60% शहर में सीवेज हो गया है, 80% शहर में जो है डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन जो है डल गई है, चौराहे चौड़े हो गए। ये सब तो हो गया है, मगर इसके अलावा और भी जो शहर के लिए जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभी आवश्यकता है। जैसे एक हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था मेडिकल, ये अपना एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पर बनाना है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के साथ साथ हम ये चाह रहे थे कि हमारा जो जीवनदायिनी बेतवा है उसके किनारे से, यहाँ से रंगई से लेकर और चरण तीरथ तक एक शानदार रोड यहाँ पर बन जाए और साथ में सपोर्ट में नाला बन जाए, तो वो नाला एक बाहर जाकर चरण तीरथ पर वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए ताकि जो बेतवा हमारी प्रदूषण हो रही है उससे बच जाए। ये अभी हमको करना था, ये एक हमारा रह गया है। इसके अलावा एक हमारा प्रोजेक्ट था कि जो बेतवा जो नर्मदा जी हैं जैसे भोपाल में आई वैसे विदिशा में आ जाएं। वो 246 करोड़ रुपए का हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें 4 नगर निकाय और भी जो है उनको भी लाभ मिलने वाला था। जैसे हम बात करें तो बाड़ी को लाभ मिलता, सुल्तानपुर को लाभ मिलता, आपके रायसेन को लाभ मिलता, सांची को और विदिशा को लाभ मिलता। ये 2-3-4 बड़े बड़े काम हैं, ये यहाँ पर होना अभी से। इसके अलावा इंडस्ट्री की दृष्टि से अभी इंडस्ट्री एरिया नया डेवलप हुआ है हमारा, चूँकि एग्रीकल्चर जो है ये पूरा क्षेत्र है तो उसी से संबंधित जो है उद्योग यहाँ पर चल सकते हैं। इस पर मैं आपसे पूछूंगा सर अभी कि क्या संभावनाएं उद्योग क्षेत्र बन सकती हैं, लेकिन एक उद्योगपति भी बताएंगे कि उनको क्या चाहिए, क्या मिल रहा है। उससे पहले आप एक समाज सेवक भी हैं सर। कोरोना काल में बहुत बुरी हालत थी, उस वक्त समाज सेवा बहुत ज़रूरी थी, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो सक्षम है सेवा कर पाने में। आपने बहुत काम किया सर, उस वक्त बहुत योगदान दिया समाज में लोगों को। तो क्या स्थितियां उस वक्त बन रही थी, आप तक कैसे चीज़ें पहुंच रही थी, आपने कैसे लोगों की मदद की उस वक्त? नहीं, समाज सेवा तो मैं विगत 8-10 सालों से कर रहा हूँ, और जो कोरोना में हमने जो समाज सेवा की उसका हमको प्रेरणा आदरणीय भाई साहब से ही मिली, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर सबसे निकलना शुरू हुए तो सबसे पहले जो है हमने कैंप यहीं लगाया था विदिशा में, उनको खाना, कपड़े, जूते, चप्पल। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में दूसरी जगह शुरू हुआ था। तो कोरोना में जो सेवा मतलब यहाँ विदिशा से सबसे पहले वो सबसे अच्छी सेवा विदिशा से शुरू हुई थी। तो मैंने सवाल गलत पूछ लिया, मैंने पूछा आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, मुझे ये पूछना चाहिए था आपसे किस किस को प्रेरणा मिली। बिल्कुल, लेकिन मुकेश जी, आपको एक ऐसे जनप्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है जो जनता से जाकर सीधे संवाद करते हैं। आपको क्या लगता है 2023 में ये कितना आपके लिए आशीर्वाद साबित होगा, जनता का साथ आपको मिलेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शहर है और माननीय मुख्यमंत्री जी जितने सरल हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उन्हीं से प्रेरणा लेकर यहाँ हम लोग काम करते हैं। और विदिशा शहर में हमने जन्म लिया है, अपना सारा जीवन यहाँ शहर वासियों के बीच में निकाला है, इसलिए ये पूरा शहर ही हमारा परिवार है। इसलिए सामान्य तौर पर हमको लगता ही नहीं कि हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जा रहे हैं। जब भी कहीं निकलते हैं तो कोई भैया कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई छोटे भाई कहता है। तो इस शहर का प्रेम बहुत बरसों से हमको सभी क्षेत्रों में मिला है और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि विदिशा शहर के हर तबके का व्यक्ति मुझे अपने परिवार का मानता है और अपना मानता है। ये रिश्ते नाते यहीं हिंदुस्तान में बनते हैं, बाहर रिश्ते नातों का इतना मोल नहीं है, वहाँ मिस्टर ज़्यादा चलता है, मिस्टर बुश, मिस्टर ओबामा। खैर सर, विदिशा को एक अतिरिक्त स्नेह इसलिए मिलना चाहिए था क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज लड़ी,
मुख्यमंत्री यहाँ से सांसद हुए, तो जब इतने बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले हैं, यहाँ लोकसभा उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, तो वो अतिरिक्त स्नेह मिल पाया क्या विदिशा को, और अभी भी मिल रहा है क्या? देखिए, विदिशा शहर में माननीय दीदी सुषमा स्वराज जी ने बहुत काम करा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो रोडों के डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो बासुदा से विदिशा का जो रोड है, वो एक ही रोड 94 करोड़ रुपए का, 94 करोड़ रुपए का, मतलब आप सोचें 1 अरब का एक रोड। इसके अलावा ये ऑडिटोरियम हमारा शानदार बन गया, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन पे अकेले विदिशा में करोड़ों रुपए लगे, सारी सुविधाएं आज विदिशा रेलवे स्टेशन पे हमारे। जो रेक पॉइंट की जो समस्या थी वो दीदी ने ही हल करी उसको, आज सोराई पे रेक पॉइंट बन गया, वहाँ पे रोड्स बन गए। इसके अलावा जितने अंडरब्रिज बने रेलवे के नीचे, वो आरओबी बने, वो सब दीदी ने बनाया। जैसे गुलाबगंज में आरओबी बनाया, हमारे अंडरब्रिज बने, ये दीदी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और केंद्र के अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी वो बिल्कुल जो कहती थी वो होता था। तो आज विदिशा का अगर विकास हुआ है तो आदरणीय हमारे भैया और बहन जी के कारण ही हुआ है, माननीय शिवराज जी के कारण और माननीय दीदी सुषमा स्वराज जी के कारण। और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो विदिशा की तो बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है। अटल जी भी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का हमारा विदिशा से बड़ा नज़दीक का नाता। यूँ कहें कि अटल जी की वजह से ही शिवराज जी मिले फिर विदिशा को, क्योंकि लखनऊ चले गए थे, उसके बाद विदिशा छोड़ दी थी और फिर शिवराज यहाँ से आए थे और आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इतना कुछ दिया विदिशा को सुषमा जी ने, उन्हें हम याद करें और उनके किए गए कामों के लिए तालियां हो जाएं एक बार बहुत जोरदार। हरियाणा की बेटी एमपी में आई, अपने आप को यहाँ का माना और विदिशा की तस्वीर बदल दी, कमाल कर गई वो। एक सवाल राकेश जी मेरा आपसे है, और आप नेशनल कैप्सूल कंपनी के भी मालिक हैं। ये कंपनी कैसे काम करती है सर, और क्या क्या प्रोवाइड कराती है, और आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हम लोग एम्प्टी हार्ट जेलेटिन कैप्सूल बनाते हैं, कैप्सूल का कवर जो बनाते हैं, और हम करीब 1.5 करोड़ कवर पर डे बनाते हैं। और फार्मास्यूटिकल्स ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है, एक्सपोर्ट भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में। और अभी हमारे पास लगभग 200 एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे। और ये जो फार्मा कंपनीज जो है उनके हिसाब से जो ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास, किस दवाई के लिए पर्टिकुलर जो पेटेंट होता है उस हिसाब से हम अपने ऑर्डर बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। मुकेश जी, आपने बताया कि विदिशा को अभी अभी तक क्या सौगातें मिली हैं, कितना विकास हुआ है, लेकिन इसी के साथ आपने एक बात और कही थी कि विकास की गति थमनी नहीं चाहिए, वो जारी रहनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी अभी ऐसी योजनाएं शुरू करने की ज़रूरत है जिन पर काम करके विदिशा के विकास को रफ्तार मिल सकती है? देखिए, एक तो स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय बनना है यहाँ पे, एक वो बन जाए, एक हवाई पट्टी बन जाए, इंडस्ट्री एरिया का डेवलपमेंट हो जाए। इसके अलावा जो हमारे बाकी इंटरनल जो काम थे वो लगभग हो गए, बाकी जो सीवेज का काम बचा है वो हो जाए, 20% जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का काम बचा है वो हो जाए। इसके साथ ही हमारे जो ब्रिज बने हैं उन पे लाइटें लग जाएं। अभी ये छोटे छोटे काम शहर के अंदर के, वो बड़े जो काम हैं मेन, बाकी तो शहर में मुझे लगता है कि एक इतनी पॉपुलेशन के शहर में जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर पुराना शहर होने के बाद भी है। पहले भी लोग यहाँ पर आकर बाहर से यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, जैसे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, उस समय का इंजीनियरिंग कॉलेज है जब पूरे मध्य प्रदेश में 2-3 कॉलेज हुआ करते थे। हमारे यहाँ जैन डिग्री कॉलेज उस ज़माने में यहाँ चर्चित कॉलेज रहा है, जब मध्य प्रदेश में बहुत कम कॉलेज होते थे, साउथ के सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। और आज मेडिकल कॉलेज की बेहतर सुविधा यहाँ पर है ही, नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर है ही, शिक्षा की और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन है यहाँ पे। अब वहाँ की एक गार्डन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो एक गार्डन हमने अहमदपुर रोड पर बनाया है। मगर इसके अलावा भी बाकी प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर गरीबों के लिए बन रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री आवास जो स्लम एरिया में थे, जो जिसको कहते हैं अपन, ऊपर से अगर अपन देखते थे तो वो जो प्रधानमंत्री आवास लगभग 4000 यहाँ पे बन गए। शौचालय इस शहर में नहीं थे, ODF हो गया विदिशा, घर घर शौचालय बन गए। तो शहर की दृष्टि से, जो विकास की दृष्टि से जो आवश्यक चीज़ें हैं वो लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी ने और दीदी सुषमा स्वराज जी ने पूरी मनोयोग से करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि बाकी जो काम रह गए ये भी बहुत ही शीघ्र होंगे, क्योंकि सर GMP का मंच भी है और आप जनप्रतिनिधि भी हैं, आश्वस्त आप कर सकते हैं विदिशा के लोगों को कि कब तक ये काम लगभग पूरा हो सकता है? देखिए, विकास जिस गति से 6 साल में हुआ है, कोरोना काल बीच में हो गया, बीच में सरकार का एक ब्रेक हो गया, उसके कारण थोड़ी रुकावट आई है। मगर धीरे धीरे पटरी पर जनजीवन फिर मध्य प्रदेश का आ रहा है, विकास के काम तेज गति से शुरू हो रहे हैं। और अगर अपन ज़िले की बात करें तो विदिशा ज़िले में लगभग 900 करोड़ रुपए की सड़कें बनी हैं। 2000 करोड़ रुपए के काम विदिशा में हुए हैं पिछले दिनों की अगर अपन बात करें। शमशाबाद क्षेत्र में हमारे लगभग 4000 करोड़ के तो डैम बने बड़े बड़े,
वाय और सागर। इसके अलावा एक 1500 करोड़ रुपए का डैम अभी और बनने वाला है। विकास की दृष्टि से अगर विदिशा जिले में बात करेंगे तो अरबों रुपए के काम यहाँ पर हुए हैं और मुख्यमंत्री जी का तो खजाना विदिशा के लिए खुला रहता है। उन्होंने कभी भी सकारात्मक काम के लिए मना नहीं किया। ठीक, राकेश जी, एक हवाई पट्टी की मांग उठी है अभी। मुकेश जी ने कहा हवाई पट्टी अगर आ जाए, मतलब अपना प्लेन उतरने शुरू हो जाए तो बेहतर रहेगा। आप उद्योगपति भी हैं, आपको लगता है कि वाकई बहुत रफ्तार मिल जाएगी? क्योंकि उद्योगपतियों के सामने एक चुनौती ये होती है कि विदिशा में अगर कोई प्लांट डाल भी लें तो फिर उनके लिए टिकट से ज़्यादा वक्त कीमती होता है, तो वो चाहते हैं कि वहाँ बहुत तेज़ कनेक्टिविटी मिले। आपको लगता है कि बूम आ सकता है इस एक काम से? देखिए, औद्योगिकरण से ही किसी भी देश की तरक्की जुड़ी हुई है। आज हम अमेरिका की बात करते हैं, $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। नंबर 2 पे चाइना आता है जो $16 ट्रिलियन पे है। हम अभी $3 ट्रिलियन पे हैं। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश को अगर मान लो उद्योग का हब बनाना है तो जो स्पेशल पैकेज की यहाँ पे आवश्यकता है, जैसे हिमाचल में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सिक्किम में हुआ, आपका जम्मू में हुआ, तो एक स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है। उद्योगपति कभी किसी कहने से उद्योग नहीं लगाता कि आप आओ हमारे यहाँ उद्योग लगाओ, ऐसे नहीं। जब स्पेशल पैकेज उनको मिलेगा 10 साल 20 साल के लिए, जीएसटी में छूट, इनकम टैक्स में छूट, तब जाके यहाँ पे औद्योगिकरण होगा। और इसके बाद हवाई पट्टी अगर यहाँ बनेगी तो चलेगी। हवाई पट्टी क्या होगा, अगर जैसे मान लो हमारे विदिशा में बिजनेस नहीं है, इंदौर में बिजनेस है, तो वहाँ पे उतना उसको ट्रैफिक भी मिलना चाहिए। हवाई पट्टी पहले बन जाएगी, बाद में उद्योग आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले उद्योग यहाँ पे आएंगे, फिर हवाई पट्टी बनेगी, फिर उससे रफ्तार मिलेगी। सर, जब हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलली साथ बाय साथ चलता है, तो क्या लगता है आपको कि विदिशा जिले में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है और कितना उस पर काम करने की जरूरत है? विदिशा जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हम इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। 1 घंटे की हवाई यात्रा बॉम्बे की है, 1 घंटे की हवाई यात्रा दिल्ली की है। ओवरनाइट जर्नी बॉम्बे है, ओवरनाइट जर्नी दिल्ली है। एक कैपिटल है और एक बिजनेस सिटी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की विदिशा में कोई कमी नहीं है कि यहाँ पे किसी चीज़ की कोई ऐसी कमी नहीं है, ट्रैफिक में या इसमें कि कोई इस तरह की कोई कमी है नहीं कि कोई उद्योग यहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। मुकेश जी, मैं आपसे पूछूं कि विजन 2023 तो क्या विजन है मुकेश जी का, भारतीय जनता पार्टी का और विदिशा बीजेपी का? देखिए, 2023 तो विजन सीधा ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, वो खासकर मानवीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें, कोरोना काल में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ के वैक्सीनेशन कराया, पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से वैक्सीनेशन नहीं हुआ जितनी तेज़ी से लोग हंसते थे। लोग कहते थे कि यार ये मजाक कर रहे हैं, 100 करोड़ कैसे डोज लग जाएंगे, मगर उनकी इच्छा शक्ति थी कि 100 करोड़ डोज लगे और आज हमारा देश सुरक्षित है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मोदी जी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में द्वारा सरकार संभाली और उसके बाद में जिस गति से उन्होंने विकास भी प्रभावित नहीं होने दिया, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होने दी, लोगों के लिए जो सेवा के प्रकल्प समाज सेवियों के साथ मिलकर जो उन्होंने चलाए, तो निश्चित रूप से इसके अलावा जो सरकार ने पिछले जो बीच में जो सरकार परिवर्तित हुई उसमें ये योजनाएं बंद हो गई थी। जैसे अगर हम संबल योजना की बात करें, बंद हो गई थी। विवाह योजना की बात करें, वो बंद हो गई थी। हमारे यहाँ पेंशन की योजना की बात करें तो वो मिल नहीं रही थी। ये जो योजनाएं जो बंद हो गई थी, अब जैसे मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में, जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, मेधावी छात्र योजना में उनको किसी भी वर्ग का बच्चा हो उसको फैसिलिटीज़ है मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की, उसको फैसिलिटीज़ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने की, उसको फैसिलिटीज़ है जो है वो जो ITI में भी पढ़ सकता है, विदेश में भी पढ़ सकता है। सरकार उसका पूरा की पूरी फीस जमा करती है। एक बड़ी बात है वो बेटियों के लिए जो उन्होंने काम किया है। आप देखें, पुलिस में 50% आरक्षण उन्होंने कर दिया। अगर अपन नगर निकाय की बात करें तो उसमें 50% आरक्षण बहनों का है। इसके अलावा बेटियों के लिए जो फैसिलिटीज़ उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल में प्रोवाइड कराई, हमारे यहाँ आंगन जो है मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, साइकिल मिलती है, ड्रेस मिलती है। हमारे यहाँ अगर बहन बेटी की किसी की डिलीवरी होती है तो 16,500 रुपये मिलते हैं। इतनी सारी योजनाएँ हैं। इन योजनाओं को चलते हुए मध्य प्रदेश के आम आदमी का जीवन स्तर सुधरा है। एक समय था कन्या विवाह योजना में राशि बढ़ रही है, लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 आ रहा है और कन्या विवाह में राशि बढ़ रही है। हाँ, वो भी राशि बढ़ रही। इसके अलावा हम ये देखें कि
इसके पहले मजदूर की स्थिति थी, मैं खुद भी किसान हूँ, मेरे यहाँ अगर जो मजदूर काम करता था वो अगर छोड़ के जाता था तो मेरा 20-25 हज़ार रुपये उस पर कर्ज होता था। जब वो 25 हज़ार मेरे को देता था तब छूट पाता था। ये मजदूर की हालत थी। आज मजदूर के घर में मोटरसाइकिल है, कलर टीवी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश के आम आदमी का जीवन स्तर सुधरा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य से जो विकसित राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है दिन रात परिश्रम करके, ये उसी का परिणाम है। पिछले चुनाव में भी 2018 की हम बात करें तो वोट तो ज़्यादा मिले, सीट कम रह गई थी। जनता का आशीर्वाद तो उस समय भी भरपूर मिला था, किसी बात की कमी नहीं थी, सिर्फ सीट कम रह गई थी। मगर ये जो जिन परिस्थितियों में ये सरकार बनी है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवा के कार्य किए हैं, हमारी केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं, जिस अब आयुष्मान कार्ड, अब एक गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त पा रहा है, घर में गैस कनेक्शन फ्री मिल रहा है। मकान गांव में हालत ये रहती थी गरीब आदमी की, बरसात जब होती थी ऊपर से पानी टपकता था, दिन भर रात भर सो नहीं पाता था। एक ही खटिया पे पूरे बच्चों को लिपटे पड़े रहते थे, सीढ़ में कपड़े हो जाते थे, जो है स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी, लोगों को सो नहीं पाते थे रात भर। आज सबकी पक्की छत है, सबको जो है घर में पानी मिल रहा है, हर घर में जो है लाइट मिल रही है। ये जो देश का विकास माननीय मोदी जी ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश का विकास किया है और सेवा का काम जो उन्होंने किया है इस कोरोना काल में, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड मतों के साथ माननीय शिवराज जी एक बार फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। राकेश जी, कोरोना काल का असर वैसे तो हर क्षेत्र पर पड़ा, लेकिन खास तौर पर उद्योगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं निराश भी हुई इस कोरोना काल के दौरान। तो जो उभरते हुए युवा हैं, जो उद्योगों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनको इस मंच के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार के पास सिर्फ 2% नौकरियां हैं, बाकी 98% नौकरी हमको ही जनरेट करनी है। युवाओं को अभी मध्य प्रदेश सरकार की, जब कोई हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, मुख्यमंत्री अपना उद्योग का है, ट्रेडिंग का है, सब में सरकार गारंटी ले रही है। तो युवाओं को जो है ना शुरू से ही उद्योग की तरफ या घरेलू कामकाज की तरफ, एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ ही जाएंगे, तभी इस समस्या का हल निकलेगा। अगर हर बच्चा ये सोचेगा कि पढ़ लिख के वो नौकरी करेगा तो नौकरी आएगी कहाँ से? नौकरी देने वाला होना चाहिए। और किसी भी देश की तरक्की के पीछे एक ही बात होती है, जिस देश का जितना ज़्यादा औद्योगिकरण होगा उस देश का उतना विकास होगा। तो हमारे यहाँ जो युवा हैं अभी भी, खासतौर से मैं समझो ब्राह्मण समाज से आता हूँ, कोई श्रीवास्तव है, ये कुछ जातियाँ ऐसी हैं कि जो अभी भी नौकरी का मुँह छूटा नहीं है, नौकरी से ही बात करते हैं। तब तक ये बात चलती रहेगी, रोजगार की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो युवा पीढ़ियों के लिए अभी जो मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं, सुनहरा अवसर है, इनका लाभ लेना चाहिए। सरकार गारंटी ले रही है, जिनके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए सरकार उसकी गारंटी ले रही है, कोई ट्रेडिंग में जाए, कोई उद्योग में जाए, यही एक समस्या का समाधान है। सर, एक सवाल है मेरा राकेश जी आपसे, और वो ये है कि 23 पास में है, पार्टी आला कमान की भी नज़रें रहती हैं, तो जिम्मेदारी कोई मिलती है तो आप तैयार हैं? कुछ ब्लूप्रिंट, कुछ नक्शा तैयार है विदिशा के विकास के लिए? हाँ, बिल्कुल पूरा तैयार है। बताइए ना सर, या लीक हो जाएगा? बताओ। कोई दूसरा सुन लेगा। नहीं, फिर भी यही बता दीजिए कि करना क्या क्या चाहते हैं, कैसे करना, ये नहीं मत बताइए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि अपन बताएं नहीं है। देखो, हम जो जिस लाइन से आता है वो उस लाइन की बात करेगा। मेरे हिसाब से विदिशा में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी वो आदरणीय भाई साहब ने आपको पूरी बताई कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या और हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई विकास की बात आएगी तो वो सिर्फ औद्योगिकरण की बात आएगी। और मेरे को अगर कभी ऐसा चांस मिलता है तो मैं ज़रूर विदिशा में एक बहुत बड़ा उद्योग स्थापित करवाऊंगा। यही मेरी मतलब विदिशा के लिए अगली योजना है। बहुत शुभकामनाएं हैं सर आपको भी, और मुकेश जी आपको भी। मुकेश जी, राकेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए। बहुत शुक्रिया। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आसिफ, आप मंच पर बने रहें और एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले पैनल में हमने बात शिक्षा के क्षेत्र को लेकर की और इस बार बात हमने की विदिशा के विकास पर, सरकार का क्या प्लान है, और इसी के साथ साथ हमने बात ये भी की कि किस तरीके से उद्योगों के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है।